हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं मधु शर्मा आपके लिए नए वीडियो के साथ आई हूँ। आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारे हिस्ट्री का। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो हमें बताता है हमारी एजुकेशन के बदलाव के बारे में कि किस तरह से हमारे एजुकेशन में टाइम के अकॉर्डिंग, या फिर हम ये कहें कि ब्रिटिश ने या हमारे ओरिएंटलिस्ट थे जो एंग्लिसिस्ट थे, उन सब ने हमारी एजुकेशन में किस तरह से चेंजेस लेकर आए। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज, इसका नाम है एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल, या फिर हम ये भी कह सकते हैं एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश रूल। इंट्रोडक्शन के लिए अगर हम बात करें हमारी ब्रिटिश एजुकेशन के लिए या फिर वेस्टर्न एजुकेशन के लिए, तो शुरुआती जो समय था, जो शुरुआती स्टेज था ब्रिटिश रूल का, उनकी जो प्रायोरिटी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रायोरिटी थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे इंडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कन्क्वेस्ट करने की, एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन करने की थी। दैट मीन्स सिर्फ अपने आप को वो विजय करना चाहते थे, अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते थे और अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत करना चाहते थे। और इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि हमारे वो एजुकेशन में जो हमारा उस टाइम पर प्रिवलेंट, जो उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा था, वो उसको किसी भी तरीके से कुछ छेड़ें या उसमें इंटरफेरेंस करें। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो एजुकेशन को उन्होंने बिल्कुल नेग्लेक्टेड कर दिया था कंपनी ने। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि हमारे इंडिया में किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए या फिर है। लेकिन बाद में जब उन्होंने टेरिटोरियल विजय, जब उन्होंने हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जब एरिया कवर कर लिए, तो उन्होंने जब रेवेन्यूज़ पर भी अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया, तो ब्रिटिश को कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हुई कि उनका एक कल्चरल मिशन भी है साथ में। तो वो चाहते थे कि हम जो हमारे इंडिया के जो नेटिव्स हैं उनको सिविलाइज़ करना चाहते थे, वो उनको सभ्य बनाना चाहते थे। और वो चाहते थे कि जो हमारे इंडिया के जो कस्टम्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उसमें वो चेंज करना चाहते थे। अब इसके लिए बहुत सारे इंग्लिश मैन जो थे, जो अंग्रेज़ थे, वो इंटरेस्टेड थे कि वो हमारे एंशियंट इंडिया का जो हेरिटेज है, जो हमारी धरोहर है, उसको डिस्कवर करना चाहते थे। क्योंकि जो हमारे इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं उसके मास्टरिंग चाहते थे, वो चाहते थे कि ट्रांसलेट करना चाहते थे पर्शियन वर्क्स को, और जो हमारे इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जो भी हमारे धरोहर हैं, उनको वो डिस्कवर करना चाहते थे इंग्लिश में। अब इसी तरीके का एक पर्सन जो थे उस टाइम पर, विलियम जॉन्स थे, जो कि प्रोफेशन से लॉ में थे, वो लॉ के एक्सपर्ट थे एक, और उनको बहुत सारी लैंग्वेज का ज्ञान था, उन्हें लिंग्विस्टिक थे वो। तो जॉन्स जो थे, विलियम जॉन्स जो थे, उन्होंने काफ़ी सारे ब्रिटिश ऑफिशियल, उन्होंने जो लिविंग थे कलकत्ता में उस टाइम पर, उनकी भी बहुत सारी एक तरीके से, क्योंकि उनके मन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था हमारे जो एंशियंट इंडियन कल्चर था, उसके लिए बहुत सारा उनके मन में रिस्पेक्ट था। और उसमें कुछ और भी लोग शामिल थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स में, हेनरी थॉमस कॉलेब्रोक एंड नैथानियल हैलेट, जो कि हमारे तरफ से जो अपने आप को पर्टिकुलरली अपना एटीट्यूड दिखाना चाहते थे उस टाइम पर, इंडिया की तरफ जो उनका एटीट्यूड था वो दिखाना चाहते थे, उसको रिप्रेजेंट करना चाहते थे। और इन लोगों ने साथ में मिलकर के, विलियम जॉन्स ने इनके साथ में मिलके, हेनरी थॉमस कॉलेब्रोक एंड नैथनियल हैलेट के साथ में मिल करके एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल उन्होंने सेटअप किया, जो कि 1784 में उन्होंने इसको सेटअप किया। ये वो एशियाटिक सोसाइटी है जिसको उन्होंने, सर विलियम जॉन्स ने इसको सेटअप किया था 1784 में। एंड उन्होंने एक जर्नल भी स्टार्ट किया था जिसको एशियाटिक रिसर्चर्स भी कहते थे। अब अगर हम बैकग्राउंड की बात करें कि जो इंग्लिश एजुकेशन के पीछे, उसकी प्रोग्रेस के पीछे बैकग्राउंड क्या था। जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए थे तो हमारे इंडिया में उस टाइम पे प्रिवलेंट जो भी एजुकेशन सिस्टम था, ट्रेडिशनल सिस्टम चला हुआ आ रहा था, वही चलता था। तो ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो पाठशाला, मदरसा एंड मकतब्स में ही ज़्यादातर हमारी एजुकेशन का हिस्सा था। एजुकेशन इसी में इंक्लूड होती थी हमारी, क्योंकि इसमें रिलीजियस एजुकेशन भी इंक्लूड होती थी, और उसका कोई अपग्रेड, कोई कोर्सेज नहीं थे।
और जो अवेयरनेस थी नॉलेज की वो भी बहुत कम थी कि लोग उसमें दुनिया के दूसरे पार्ट की जो एजुकेशन है, जो नॉलेज है, उसके बारे में भी वो बहुत कम जानते थे। तो कुछ सर्टेन ग्रुप थे जिन्होंने हमारे एजुकेशन के सिस्टम में इंटरेस्ट लेने लग गए थे। वो स्टार्ट कर दिया था उन्होंने इंटरेस्ट कर लेना, और उन्होंने महसूस किया इस चीज़ को कि हमारी जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अलग है, फंडामेंटली उसको अलग तरीके से होना भी चाहिए। और एक जो चीज़ कॉमन थी इन सभी ग्रुप के साथ में वो ये था कि वो एजुकेशन में चेंज लाना चाहते थे, उसमें बदलाव लाना चाहते थे। हालांकि अगर हम देखें तो उनके जो ये ग्रुप्स थे उनके अपने रीज़न कुछ अलग अलग थे। एजुकेशन में जो बदलाव के जो रीज़न थे वो जैसे कि सभी के अलग अलग थे इन ग्रुप्स के। तो इसके बेसिकली अगर हम देखें तो 4 पर्पस थे इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए। अब सबसे पहले इसमें आता है क्रिश्चियन मिशनरीज़, जो कि बिलीव करते थे मॉडर्न एजुकेशन में, और उनका मानना था कि अगर हम इंडिया में अगर वो लोग हमें मॉडर्न एजुकेशन देंगे तो वो उनके धर्म को, उनके रिलीजियस को भी चेंज कर पाएंगे और उनको क्रिश्चियनिटी की तरफ वो उनको टर्न कर पाएंगे। वहीं सेकेंडली अगर हम बात करें हमारे इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स की, जिसमें हमारे मेनली अगर हम देखें तो राजा राम मोहन राय आ जाते हैं, जो कि एक बहुत ही अलग ही उनका नाम है हमारी हिस्ट्री में रिफॉर्मर के रूप में, जो कि विश्वास करते थे कि जो हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में ऑन दैट टाइम कुछ जो सोशल इविल्स थी लाइक सती, चाइल्ड मैरिज, इस तरह की जो सोशल इविल्स थी उनका नाश होना चाहिए, उनको ख़त्म हो जाना चाहिए। तो वो ये उनका भी मानना था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ख़त्म जो होगा ये मॉडर्न एजुकेशन से ही ख़त्म होगा। अब नंबर 3 पर आता है कमर्शियल एंड मर्सेंटाइल जो क्लास थी, दैट मीन्स जो मर्चेंट्स की जो क्लासेस थी वो भी अपने आप को ये सोचती थी कि वो ब्रिटिश गुड्स के लिए अगर उनको अपने आप को एक्सपेंड करना है तो वो भी मॉडर्न एजुकेशन के थ्रू ही वो कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश गुड्स के लिए अगर उनको मार्केट चाहिए थी, अपने क्लास को उनको अपने आप को एक्सपेंड करना था, तो वो भी एक मॉडर्न एजुकेशन उसके लिए एक रीज़न था कि मॉडर्न एजुकेशन अगर होगी तो वो अपने आप को एक्सपेंड कर पाएंगे। नंबर 4 पर आता है द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्योंकि अपना अगर हम इन तीनों से ऊपर उठ करके देखें तो उतना ही जो असर था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए था, क्योंकि सभी ने रियलाइज़ कर लिया था इस बात को कि जब तक मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन की जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़रूरत है उस टाइम पर। तो इसके कुछ 3 रूट्स थे उनके रियलाइजेशन के लिए, कुछ 3 कॉजेज़ आ जाते हैं ऑन दैट टाइम। एक तो वो चाहते थे कि जो हमारे इंडिया के जो लोग हैं, क्वालिफाइड इंडियन, वेल एजुकेटेड इंडियन अगर होंगे तो उनके लिए वो सिविल और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक एसेट के रूप में काम करेंगे, ताकि वो उनको एक सस्ते एम्प्लॉय के रूप में काम करेंगे। अब जो इंडियन नंबर 2 पर आता है कि इंडियन एजुकेटेड जो एम्प्लॉय है वो एक जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन की जो कॉस्ट है वो बहुत ही कंसिडरेबली होगी, बहुत ही कम होगी, और जिसकी और सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि ब्रिटिश राज में जो इंडियंस की लॉयल्टी एंश्योर हो जाएगी, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस अगर शामिल होंगे वहाँ पर तो एक तो एम्प्लॉयमेंट में जो कॉस्ट आ रही है वो कम हो जाएगी, दूसरी उनकी लॉयल्टी भी बढ़ जाएगी ब्रिटिश राज की तरफ। और नंबर 3 पर आ जाता है कि मॉडर्न एजुकेशन का जो हमारे इंडिया के जो लोग हैं ब्रिटिश रूल में, एक तो ब्रिटिश रूल ग्लोरीफाई करेगा और ब्रिटिश की जो कन्क्वेरर्स हैं उनके और जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन सब प्रॉब्लम्स का एक तरीके से रिकंसाइल के रूप में मॉडर्न एजुकेशन काम करेगा। अब बिगनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन के लिए अगर हम बात करें तो इनिशियली उस टाइम पर 2 डेवलपमेंट से एजुकेशन जो था वो, अगर शुरुआती में देखें तो एजुकेशन को बिल्कुल नेगलेक्ट किया गया था कंपनी के द्वारा, कंपनी ने कभी एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया था। लेकिन कुछ 2 डेवलपमेंट थे कि जो एजुकेशन की तरफ उस टाइम पर किए गए थे। एक तो नंबर 1 पर आता है इसमें चार्टर एक्ट, जो कि 1813 में आया था।
उसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को शामिल किया गया था कि ताकि जो हमारे इंडियंस हैं वो मॉडर्न साइंस को प्रमोट कर सकें और उसको सीखने के लिए एनकरेज करने के लिए कुछ इन पॉइंट्स को, कुछ प्रिंसिपल्स को उसमें शामिल किया गया था। और दूसरी इसमें ये भी इसमें प्रोवाइड किया गया था कि एनुअली, दैट मीन्स वर्ष में, वार्षिक तौर पर एनुअली, कि 1 लाख रुपए जो ब्रिटिश है वो उस पर एजुकेशन को फैलाने में पैसा खर्च करेगी। दैट मीन्स एजुकेशन को बढ़ाने में 1 लाख रुपए एनुअली खर्च करेगी। तो इस प्रकार से ये एक हम्बल बिगिनिंग थी उस टाइम की एजुकेशन के फील्ड में। एंड सेकंड जो चीज़ आ जाती है इसमें, एल्फिंस्टन। जो एल्फिंस्टन हैं ये उनके मिनट्स में 1823 में उन्होंने रिकमेंड किया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल के लिए उन्होंने रिकमेंड किया कि जिसमें इंग्लिश को पढ़ाया जाए और यूरोपियन साइंस को पढ़ाया जाए। और उन्होंने ये भी प्रपोज किया कि जो स्कूल हैं वो बॉम्बे में इस्टेब्लिश किया जाए, जहाँ पर इंग्लिश को अच्छे से पढ़ाया जा सके, उसको क्लासिकली पढ़ाया जा सके, और वहाँ पर हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड साइंस को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाए। लेकिन जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम के थ्रू पढ़ाने चाहिए। तो उन्होंने ये एक उस टाइम पर प्रपोज़ल रखा और 1833 में वहाँ पर इसी तरीके का एक स्कूल खोला गया पूना में। एंड 1834 में एल्फिंस्टन कॉलेज शुरू किया बॉम्बे में। और उस टाइम तक अगर हम देखें तो स्टडी की जो डिमांड थी, इंग्लिश की जो डिमांड थी, इंग्लिश को पढ़ने की जो डिमांड थी, वो एक बहुत ही ट्रिमेंडसली इंक्रीज़ हुई, बहुत ही शानदार, बहुत ही रैपिडली उसकी इंक्रीमेंट हुआ इंग्लिश को पढ़ने का। एंड जो इंग्लिश की जो बुक्स थी वो बहुत ही अच्छा एक लार्ज नंबर में बिकने लग गई। और जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ थे वो भी उनको, लोगों के फेथ को कन्वर्ट करने लगे। वो थोड़ा सा उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स उन्होंने शुरू कर दिए, और जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ थे वो भी अपना, उनके लोगों के विश्वास को कन्वर्ट करने लगे थे कि वो, ताकि क्रिश्चियन जो उनका रिलीजन है उसको अपने आप को अडॉप्ट, उसमें अपने आप को कन्वर्ट कर सके। अब क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हो रहे थे, हो भी चुके थे कुछ हद तक, तो अब एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के बीच में डिबेट शुरू हो गए थे। क्योंकि जो चार्टर एक्ट 1813 का जो था उसमें मनी एलोकेटेड की गई थी, जो कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से उसको ठहराया गया था कि एजुकेशन पर खर्च होगी। लेकिन वो 1823 तक अनयूज्ड रही, उसका कुछ यूज़ नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जब तक कि वो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था उसके रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी खड़ी रही। क्योंकि उसकी जो कंट्रोवर्सी थी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, तो वो उसका जो डिबेट था वो चलता रहा। अब जो कंट्रोवर्सी थी वो सेंट्रल हो चुकी थी कि उसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश होना चाहिए, अरेबिक होना चाहिए, या फिर पर्शियन या संस्कृत। अब जो एंग्लिसिस्ट थे उन्होंने उनको मेंटेन रखा कि उनके जो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो सभी इंग्लिश में होंगे। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे ओरिएंटलिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ पर दबाव डाला, इंसिस्ट किया कि जो टीचिंग है वो ओरिएंटल लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो इस सारी जो कंट्रोवर्सी को सेटल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट करी, और जो इश्यू था उसको सेटल किया गया। एक मिनट नोट प्रिपेयर किया गया, जो कि लॉर्ड मैकुले के द्वारा इस चीज़ को प्रिपेयर किया गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे का जो हमारा टॉपिक है हम उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।